ये जितने सदस्यों कुरियन साहब का नाम देते हैं वो सबको मालूम ही भी नहीं होगा कि कुरियन साहब का शताब्दी चल रहा है, जो गुजरात सरकार मना रही है, ना केरल सरकार मनाती है ना बंगाल सरकार। और साहब मैं एक बात स्पष्टता से कहना चाहता हूं, अमूल की नींव त्रिभुवन दास पटेल ने डाली। एक बात, कुरियन जी को अमूल में जॉब देने का काम त्रिभुवन पटेल ने किया। इनको नेदरलैंड डेयरी विज्ञान बढ़ाने के लिए त्रिभुवन पटेल ने भेजा। और मान्यवर, हर व्यक्ति तक, हर गरीब महिला तक ये मुनाफा पहुंचे, ये स्पिरिट भी त्रिभुवन पटेल का ही था, इसलिए त्रिभुवन पटेल के नाम से। प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए है, ऐसा है, कुरियन का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम मना रहे हैं। एक भी कांग्रेस शासित राज्य इनकी शताब्दी नहीं मना रहा है। क्यों नहीं मनाते आप? और मान्यवर, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम बनाएंगे तो एक ही व्यक्ति के नाम से रहेगा, कभी व्यक्तियों के समूह के नाम से यूनिवर्सिटियां बनती है क्या? हमने तो कम से कम हमारे नेता का नाम नहीं दिया है। त्रिभुवन भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, आपको मालूम नहीं है? प्रश्न ये है कि श्री सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। कांग्रेस के नेता पर भी इसलिए है क्योंकि वो नेहरू परिवार के सदस्य नहीं है। प्रश्न ये है कि सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है, अभी मेरे सामने बैठा है। वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मानव, ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा? मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, ये गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस इसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है, बेचारे के पास पूंजी नहीं है। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया, और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर, गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। मान्यवर, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया,
घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। अब गरीब को ये सब मिल तो गया, मगर इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आई मान्यवर कि पहले इसका पूरा जीवन पीढ़ियों तक 365 दिन जिन चीजों के लिए जाता था, वो सारी चीजें मोदी जी ने 10 साल में समाप्त कर दी। अब वो क्या करे, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। अब वो गरीब को मान्यवर, इनकी बात सही है। ये भौतिक संपदा की जो बात कर रहे हैं, देश में ढेर सारे लोगों को ये मिला है, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मानव, ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, ये गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस आ, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है। बेचारे के पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तो वो कैसे करे? और मान्यवर, पूंजी बगैर के व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके माध्यम से 100-100 रुपए की पूंजी के मिलाकर करोड़ों लोग साथ में आकर अपना उद्यम कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगारी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मान्यवर, ढेर सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का एक मानांक जीडीपी है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। जीडीपी एक बहुत बड़ा मानांक होता है देश के अर्थतंत्र की स्वास्थ्य बताने का, मगर भारत जैसा देश जहां 130 करोड़ की आबादी है, इसके साथ जीडीपी के साथ साथ रोजगारी भी बड़ा माध्यम है। मान्यवर, रोजगारी भी बड़ा माध्यम है और सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 130 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और अपने सम्मान की भी रक्षा कर सकता है। मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल से देश का किसान, ग्रामीण व्यक्ति, कोऑपरेटिव लीडर मांग कर रहे थे कि देश की भारत सरकार के अंदर एक कोऑपरेटिव मंत्रालय बने। कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने 3.5 साल पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय बना दिया और मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, उसके बाद में सहकारिता के विकास की एक नया अध्याय शुरू हुआ। मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाने के बाद देश की 8 लाख सहकारी समितियां हैं, 30 करोड़ लोग इसके सदस्य बने हैं। एक प्रकार से हर परिवार से एक व्यक्ति जुड़ा है। देश में हर 5वां व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है और इसके विकास के लिए 75 साल से कोई प्रयास मान्यवर नहीं किया गया था। और मान्यवर, इसीलिए मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय की स्थापना की। और इसके बाद क्या हुआ? मान्यवर, 3.5 साल के अंदर कोऑपरेटिव मंत्रालय ने ढेर सारा काम किया है। 75 साल से देश के सहकारिता आंदोलन चलते पूरे देश भर में एक प्रकार से सिमेट्रिक आंदोलन नहीं रहा, विसंगतियां हुई। पश्चिम में अच्छा चल रहा था, दक्षिण में अच्छा चल रहा था, मध्य में मध्यम प्रकार का था, उत्तर में निर्बल हो गया,
पूर्व में थोड़ा निर्बल हो गया। देश भर में असमान सहकारिता का आंदोलन चल रहा था और इसका विकास करना है तो सबसे पहले गैप्स ढूंढने पड़ेंगे। गैप्स कैसे ढूंढेंगे? कोई डेटाबेस ही नहीं था, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है, तो गैप्स कैसे ढूंढेंगे? हमने सबसे पहला काम किया, सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर सहकारिता का डेटाबेस तैयार किया और मान्यवर 2.5 साल में सहकारिता का पूरा डेटाबेस बन चुका है। मान्यवर, आज हमारे डेटाबेस की साइट पर कोई चला जाए और बिहार के नक्शे पर उंगली रखे तो बिहार में टोटल कितनी कोऑपरेटिव है, डेयरी कोऑपरेटिव कितना है, पैक्स कितना है, मार्केटिंग की कितनी है, मत्स्य कितनी, हाउसिंग की, ये सारी चीजें मिलेगी। फिर बिहार के दरभंगा जिले में जाएगा, वहां उंगली रखेगा तो वहां का मिल जाएगा। फिर एक गांव का जाएगा तो गांव का भी मिलेगा। तो चिन्हित होगा कि गैप कहां है और फिर तय हुआ कि 2 लाख नए प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स बनाए जाएंगे। इसके बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स नहीं हो। और इस बात का भी अध्ययन किया गया कि पैक्स पहले भी बने थे, बंद क्यों हो गए? तो पैक्स इसलिए बंद हुए मान्यवर कि इनकी आर्थिक सुधारों के साथ साथ इनकी गतिविधियों पर कई प्रकार की कटौती आ गई। पहले पैक्स डिपॉजिट लेते थे, अब डिपॉजिट लेने में मनाही आ गई। पैक्स अपना ऋण खुद लेते थे, खुद ऋण देते थे तो ब्याज का दर वो तय करते थे। अब रिजर्व बैंक नाबार्ड ने ब्याज का दर तय कर दिया। अब उनके पास जो पूंजी आती है इसके 1.5% में ही किसान को देना पड़ता है, तो पैक्स कभी मुनाफा नहीं कर सकता। इसलिए हमने पैक्स के साथ इसके बाइलॉज बदलने का निर्णय किया और मैं देश भर की सभी दल की सरकारों का इस सदन में से फ्लोर पर खड़ा रहकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पैक्स के बाइलॉज भारत सरकार नहीं बदल सकती। पैक्स के बाइलॉज राज्य सरकारें ही बदल सकती है। मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किया, मॉडल पैक्स के बाइलॉज भेजे और मुझे आनंद है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर द्वारका तक पूरे देश ने बाइलॉज एक्सेप्ट किए और सभी बाइलॉज बदल। मानवर, बाइलॉज बदलकर हमने क्या किया? 25 से ज्यादा आर्थिक कार्यकलाप पैक्स के साथ जुड़े, इसके अंदर चुनाव की पद्धति जुड़ी और इसके अंदर एक कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाला जो देश की सभी भाषाओं में बना हुआ है। माननीय